नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज इस वन शॉट में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट साइंस की, ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है बात कर रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसपे कोई और क्वांटिटी बेस्ड होती है ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी अगर नहीं होगी तो इस पे बेस्ड जो क्वांटिटी है, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वांटिटी है वो नहीं बन सकती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं फंडामेंटल, मतलब बेसिक क्वांटिटी। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये आपका बेसिक क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग मेजर करते हैं वॉट में। किसमें? वॉट में मेजर करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अगर किसी भी पर्टिकुलर लाइट की आपको एनर्जी देखनी है कि एनर्जी कितनी है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है, हर्ट्ज में किसको मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर एक यूनिट है किसका? रजिस्टिविटी का। दो चीजें होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम मेजर करते हैं ओम में। ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं। और रेजिस्टिविटी को ओम मीटर में, मतलब रेजिस्टिविटी पर मीटर। रेजिस्टिविटी पर मीटर जो होता है वो क्या होता है आपका? सॉरी, रेजिस्टेंस पर मीटर जो होता है वो क्या होता है आपका? रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को ओम मीटर में, रेजिस्टेंस को ओम में। फिर हम बात करते हैं, तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, लाइट ईयर। आंगस्ट्रॉम क्या होता है? आंगस्ट्रॉम जो होता है वो वेवलेंथ का यूनिट होता है, वेवलेंथ का। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है दोनों का रिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वन माइक्रोन। एक माइक्रोन का मतलब कितना होता है? एक माइक्रोन का मतलब होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन का मतलब होता है। और 1 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। बच्चों वाला सवाल है सब। एक पिकोग्राम का मतलब क्या होता है? पिकोग्राम का मतलब होता है 10 × 10⁻12 ग्राम। 10⁻12 ग्राम को क्या बोलते हैं? एक पिकोग्राम बोलते हैं, पिकोग्राम, है ना। फिर हम बात करते हैं, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर को हम लोग बार में भी मेजर करते हैं, बार में, है ना। और किसमें? और टॉर में भी। टॉर भी क्या होता है? ये भी प्रेशर का यूनिट होता है। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं, टॉर, बार, है ना, और आपका न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मतलब बेसिकली फोर्स पर स्क्वायर मीटर क्या होता है? प्रेशर होता है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो उसको बोलते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है ना, स्ट्रेन की, लेकिन स्ट्रेस की यूनिट होती है। जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट होता है, लेकिन स्ट्रेन का नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइस जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, एमीटर। एमीटर से एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों होता है। उसके बाद बात करते हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहां लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। किसको क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रो, जी लगता है उसमें, है ना, हाइग्रो जी, ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। और एक और होता है अनेमोमीटर। अनेमोमीटर ये होता है आपके विंड के लिए। किसके लिए होता है? ये होता है विंड के लिए, विंड स्पीड को मेजर करते हैं अनेमोमीटर से, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और बैरोमीटर जो होता है वो बेसिकली प्रेशर के लिए होता है, बैरोमीटर। उसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको ईईजी बोलते हैं, ईईजी। इसको किसके लिए मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए। इसको ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, ईईजी को, है ना, ब्रेन को। और ब्रेन का जो यूनिट होता है, ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में आपके क्या होता है? अ, क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन आपके होता है ब्रेन में, न्यूरॉन। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है? पास ऑन करता है, न्यूरॉन, ठीक है। और वन जेप्टो का मतलब क्या है? 10⁻⁻21। पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। इसको बोलते हैं पिकोग्राम, ठीक है। और वन जेप्टो का मतलब होता है, जेप्टो मतलब होता है 10⁻⁻20 वन जेप्टो। Number of neutral point around a bar magnet placed in the Earth magnetic field whose north and north pole is located in the direction of geographic north. कितना न्यूट्रल पॉइंट होगा? 2 न्यूट्रल पॉइंट होते हैं बार मैग्नेट में, ठीक है। आते हैं मैकेनिक्स पे।
मैकेनिक्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमंग डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, फोर्स में और वॉल्यूम में, इन सब में वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब पावर भी हो, और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके। और स्केलर मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, है ना। जैसे कि स्केलर में आपका स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है ना। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम मैग्नीट्यूड होता है बट क्या नहीं होता है, डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की, टॉर्क की और डिस्प्लेसमेंट की, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? इसमें स्पीड क्या है, स्केलर है, मैंने बताया आपको। बाकी वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या है आपके, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, है ना। उसके बाद द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, इसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इसको मेजर करते हैं? मोमेंटम का अगर रेशियो करते हैं और वेलोसिटी का मेजर करते हैं, रेशियो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है मास, है ना। क्या मिलता है? मास मिलता है अगर मोमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब क्या है? अगर मास को बढ़ा देंगे, अगर मास बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा। मास को कम कर देंगे, फोर्स कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे, फोर्स बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन कम करेंगे, फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन ऑल द थिंग्स। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया था। इफेक्टिव कोरिलेस फोर्स जो है वो अर्थ के रोटेशन से होता है। कोरिलेस फोर्स जो है इक्वेटर पे कम होता है, ध्यान रखिएगा। इक्वेटर पे क्या होता है? ये मिनिमम होता है। और आपका पोल पे क्या होता है? पोल पे कोरिलेस फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरिलेस फोर्स के बारे में। और कोरिलेस फोर्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीजें राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं कोरिलेस फोर्स में, ठीक है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, देखिए वॉशिंग मशीन जो काम करता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, है ना। यूज ऑफ बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सके, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सके, फ्रिक्शन को कम कर सके, इसलिए बॉल बेरिंग यूज करते हैं। गोलकीपर गेम में जो अपना हाथ पीछे करता है वो मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए करता है। बच्चों वाला सवाल है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका वॉशिंग मशीन में यूज होता है। वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, उल्टा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है वो, ठीक है। और इन विच एनर्जी चेंज फ्रिक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलोगे, काइनेटिक को हीट में बदलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अपने दोनों हाथों को रब करो। अभी ठंडी आ गई है, दोनों हाथ को रब करोगे, दोनों हाथ को जब रब करते हो तो आप काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हो जिससे हीट एनर्जी पैदा हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसी से क्या होता है? और जो हाथ जो आपस में रब होते हैं हाथ, वो हाथ जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर आप कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक फोर्स है। अगर कोई चीज बैठी रुकी हुई है, स्टेबल है, तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बस मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में और एक शार्प टर्न लेती है राइट साइड में, पैसेंजर किधर जाएंगे? पैसेंजर जाएंगे लेफ्ट साइड में। ये आपका इनर्शिया की बात करता है, इनर्शिया, है ना, इनर्शिया। तो आपका अगर बस राइट मुड़ेगी तो जो आपके लोग हैं वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ओके, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल रिमेन कांस्टेंट। बेसिकली क्या बोला गया? एक ऐसी बॉडी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है, ओके। तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं, इफ द एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, एनर्जी को फोर्स को अगर हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं और डिस्टेंस को मीटर में, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा जूल में। वर्क डन को क्या किस में मेजर करते हैं? जूल में, है ना। और F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है, ध्यान रखिएगा। एक फेदर है, एक पंख को, एक रबर बॉल को और एक वुडन बॉल को, लकड़ी के बॉल को, तीनों को अगर सेम हाइट से गिराया जाए, साइमल्टेनियसली फ्री फॉल कराया जाए। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपोजिंग फोर्स काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? तीनों के तीनों सेम टाइम पे ही क्या होंगे?
अपनी जमीन पे पहुंचेंगे, ठीक है, सेम टाइम पे जमीन पे गिरेंगे तीनों, क्योंकि कोई भी अपोजिट फोर्स काम नहीं कर रही है, तो मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज। अगर अर्थ का स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगा तो वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, तो वेट ऑफ बॉडी भी क्या होगा, घट जाएगा, है ना। अगर अर्थ और तेजी से घूमेगी तो क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी घट जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है पेंडुलम के लेंथ पे। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी में देखा होगा आपने, ऐसा करके एक होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बॉब, है ना, बॉब बोलते हैं। ये आपका पीरियोडिक मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी है ना, लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का होता है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सरफेस टेंशन इसका रीजन होता है। अब एक बार समझते हैं कि सरफेस टेंशन आखिरकार होता क्या है। देखिए, सरफेस टेंशन बेसिकली एक लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है जिससे लिक्विड क्या करता है, श्रिंक करता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ता है, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यार क्या होता है कि जब हम गर्म सूप पीते हैं ना, गर्म बोलते हैं ऐसे तो, गर्म सूप पीते हैं तो गर्म सूप पीने के बाद क्या होता है, ये टेस्टी लगता है, लेकिन वही सूप अगर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी क्या है, सरफेस टेंशन है। होता क्या है कि जब हम लिक्विड का, ध्यान दीजिएगा, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। और रिड्यूस होता है तो ये जो ये सूप होता है ना, सूप जो होता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो चुका है तो वो ज्यादा अच्छे से हमारे जीभ पे क्या होता है, फैल जाता है, इसीलिए वो ज्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। तो यही रीजन है सूप, गर्म सूप के टेस्टी लगने का, तो सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट विस्कोसिटी का मतलब होता है एक लिक्विड का फ्लो होने का रेट, कि वो किस तरह से फ्लो करता है। अगर बहुत फास्ट फ्लो करता है तो कम विस्कस है, ज्यादा और बहुत स्लो फ्लो करता है तो उसका वो विस्कोसिटी ज्यादा है। हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी होती है, हनी की होती है। हनी विस्कस होता है, वाटर, एयर, ये सब बहुत कम विस्कोसिटी होती है इसकी, है ना। ब्लड एक विस्कस होता है, हनी भी विस्कस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एट विच टेम्परेचर डेंसिटी वाटर का, देखो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और विच इज द लॉ इन विच अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है, ध्यान रखिएगा सेम है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो है, अगर और गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है और कंडीशन का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है ना, तो उसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन बोलता है, ये बोलता है एवोगाड्रो का लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है, तो गैसेस में मॉलिक्यूल का नंबर क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद बोला है कि एक बर्फ का टुकड़ा जो है वो एक बीकर में तैर रहा है, कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, द होल व्हेन अ होल ऑफ द आइस मेल्ट। बोला है कि पूरा बर्फ का टुकड़ा कब पिघलेगा, ये पिघलेगा तब, सॉरी, जब बोला है कि जब पूरा बर्फ जो है पिघल जाएगा तो क्या होगा, वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा। वाटर लेवल में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। उसके बाद है कूलिंग इन एयर कंडीशनर, जो एसी जो कूलिंग करता है वो किसी कारण होता है, वो कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैस के कारण होता है। गैस को कंप्रेस करके रिलीज करने का कारण क्या होता है, आपका एसी कूल कर देता है हवा को। सडन राइज इन बैरोमीटर, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी क्लास में बैरोमीटर के बारे में। तो बैरोमीटर का अगर अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग उठ जाएगी तो मतलब क्या होगा, मोस्ट ड्राई क्लाइमेट, शुष्क क्लाइमेट हो जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है ना, शुष्क मौसम हो जाएगा अगर तुरंत ही बढ़ जाएगा तो, है ना। अगर क्या होगा, अगर बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से तो हो जाएगा आपका स्टॉर्म हो जाएगा ना, स्टॉर्म, तूफान आएगा, स्टॉर्म आ जाएगा। और धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, बारिश होगी, रेन होता है, ठीक है। और तुरंत उड़ जाएगा तो मतलब ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो बहुत ठंडे मौसम में, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। वाटर हेल्प करता है एक्सपेंशन में, है ना। बहुत ठंडे मौसम में क्या होता है, एक्सपेंशन करेंगे वाटर का तो एक्वाटिक लाइफ जो है सिक्योर रहती है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। देखिए ऑप्टिक्स में मैं जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा चैप्टर है और डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा। जो विजिबल रेंज होती है सोलर रेडिएशन की, कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर होता है। अगर यही चीज आंगस्ट्रॉम में पूछेगा
आंगस्ट्रॉम में पूछ लेगा तो आंगस्ट्रॉम में क्या होता है 3900 आंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 आंगस्ट्रॉम। देखिए 700 है यहाँ पे 7600 है, 400 है, 3900 है, बहुत आसपास में लगता है ना। नंबर देखिए, नंबर का खेल है। 400 390 400 390 ठीक है, और 700 7600 ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि नैनोमीटर में कितना होता है 400 से 700 और आंगस्ट्रॉम में कितना होता है 3900 से 7600। और ये बेसिकली आंगस्ट्रॉम में किसको मेजर करते हैं, वेवलेंथ को, है ना, वेवलेंथ को। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ जो होती है आंगस्ट्रॉम में कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें मैं आपको एक बताता हूं। सबसे पहले होता है गामा रे, गामा रे, ठीक है। गामा के बाद होता है एक्सरे, एक्सरे के बाद होता है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे होता है ना। देखिए एक डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रावायलेट रे और अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रावायलेट रे अलग अलग चीजें होती हैं। अल्ट्रासाउंड एक साउंड होता है, यूवी रे एक लाइट है। यूवी रे क्या है, यूवी रे इज अ लाइट, और अल्ट्रासाउंड क्या है, एक साउंड है, वो है ना, वो साउंड है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यूवी रे, यूवी के बाद आता है आपका विजिबल लाइट, जो हमने पढ़ा 400 से 700 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, क्या आता है, इंफ्रारेड। उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, और उसके बाद आता है आपका रेडियो वेव, क्या आता है, रेडियो वेव, ठीक है। अब इसमें दोस्त थोड़ा ध्यान देना, मैं बताऊंगा आपको उस चीज पे। अगर हम गामा से पूरे रेडियो वेव तक आते हैं तो आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। गामा का सबसे कम होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ किससे होता है, रेडियो वेव का हाईएस्ट वेवलेंथ। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की दोस्त, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घटता है। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। और विजिबल क्या होता है, विजिबल ये होता है बीच में जो हम देख पाते हैं, हमारी आई सिर्फ और सिर्फ विजिबल देख सकती है, ठीक है, हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद रहेगा। सो अब बात करते हैं, देखो लाइट के बारे में यार, मैं आपको ना दो चीजें समझाऊंगा, पहले आपको समझना है ना। एक होता है लाइट, एक होता है साउंड, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या होता है, लाइट जो होता है ना दोस्त, लाइट होती है आपकी ट्रांसवर्स नेचर की। कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की लाइट होती है। और साउंड कैसा होता है दोस्त, साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का क्या होता है, साउंड होता है, ठीक है, साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल। लाइट होती है क्या, लाइट होती है ट्रांसवर्स, लाइट होती है ट्रांसवर्स। अब कैसे याद करेंगे, देखो लाइट में ना एल आता है, एल आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में टी आ रहा है। तो इसको ध्यान रखना, जिसके लास्ट में टी आ रहा है वो क्या होगा, वो ट्रांसवर्स होगा। तो लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। और साउंड आपका, और ऑब्वियसली बात है, अगर लाइट ट्रांसवर्स है साउंड क्या होगा, साउंड उसका उल्टा, लॉन्गिट्यूडनल। अब होता क्या है ऐसा ट्रांसवर्स, ये तो पता ही नहीं है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जो आपका वेव होता है उसको बोलते हैं एक वेवलेंथ, है ना। इसमें आपका डाउन और इसको ट्रफ, और आपका एक उसको मतलब ऊपर जाता है तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो एक आपका ट्रफ आता है और एक आपका मैं भूल गया वर्ड, है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर आता है साउंड। साउंड में क्या होता है, साउंड में आपका वेव ट्रैवल करती है ऐसे, ये आपका होता है रेयर कंप्रेशन, और ये आपका होता है रेयर फ्रैक्शन। फिर होता है कंप्रेशन, फिर होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से साउंड वेव ट्रैवल करती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लाइट की प्रॉपर्टी ये है दोस्त कि लाइट जो है ना उसको आप पोलराइज कर सकते हो। लाइट को क्या कर सकते हो, पोलराइजेशन जो है लाइट का हो सकता है। साउंड का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है दोस्त। साउंड का क्या होगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि साउंड का क्या होगा, साउंड का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, साउंड का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। और लाइट जो है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम है तो ठीक है, लेकिन ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को चाहिए मीडियम, साउंड को चाहिए मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए होती है। साउंड की जो स्पीड होती है दोस्त, वो आपका सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होती है स्पीड, ठीक है। और लाइट की होती है वैक्यूम में सबसे ज्यादा, वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम होती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लाइट और साउंड का विवरण है जो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट वेव होता है। पूरी स्पेक्ट्रम लाइट होती है, साउंड नहीं होती है। मतलब सारे सारे जितने भी चीजें मैंने बताई आपको, एक्सरे गामा रे सब क्या होता है, सब लाइट होता है। मतलब सब क्या होगा, सब आपका ट्रांसवर्स नेचर का होगा, ठीक है। चलो अब देखो,
लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो वेव भी होता है और क्या होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। मतलब लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी, ग्लास में, वैक्यूम में, या वाटर में, एयर में, तो सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, ग्लास में होगी। ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस। देखो जब हम बात करते हैं सन की, सन से लाइट जब अर्थ पे आती है तो कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट लगता है सन से अर्थ पे लाइट आने के लिए। और उसके साथ साथ सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्त एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं सन से अर्थ के डिस्टेंस को। ठीक है। फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज नहीं होता है, आपका फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स। बात कर ली मैं। अब देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे आसमान में होती रहती है ना, और हमें जो हम जब तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, तो एक्चुअली में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और टू बी स्पेसिफिक इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। स्काई जो है वो ब्लू है, क्यों स्काई ब्लू इसलिए होती है, देखिए रेनबो में ना 7 कलर होते हैं। रेनबो में क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर। ठीक है। इसमें रेड की जो वेवलेंथ होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे हाई होती है। और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ लो होती है। ठीक है। इस तरह से तो आसमान में आपको ब्लू कलर ज्यादा दिखता है क्योंकि उसकी क्या है, उसकी वेवलेंथ कम है, उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है। उसके बाद ओशन को देखोगे या सी वाटर को देखोगे तो वो भी आपको ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि आसमान ब्लू है ना, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है उसको, इसीलिए आपको वो भी ब्लू दिखता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जब भी आप ऐसे देखोगे ना कि एक बुलबुला है, एक साबुन का ऐसे बुलबुला पानी पे बन जाता है, उसमें ना बहुत सारे जो रंग होते हैं वो आपको दिखेंगे, ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं उसमें, है ना। ये कैसे होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से होता है। ठीक है। उसके बाद देखो अब दो मिरर होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव में अंदर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अंदर होता है, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन बाहर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। कनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, क्लियर रहेगा। कनकेव जो है वो इमेज हमेशा बड़ी बनाएगा, और कन्वेक्स जो है आपका, कन्वेक्स जो है ये हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। कन्वेक्स को हम लोग रेयर व्यू मिरर, आपका बाइक या कार जो भी होगा उसमें देखोगे ऐसे करके एक मिरर लगा होता है, तो जो साइड व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर होता है, सॉरी रेयर व्यू नहीं, साइड व्यू मिरर होता है, इसी में हम लोग कन्वेक्स को यूज करते हैं। ठीक है। और कनकेव को यूज कहाँ होता है, कनकेव का यूज हम लोग मेकअप में करते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ करते हैं, और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलैम्प होता है, उसमें भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। शेविंग के लिए कनकेव। लाइट जो है 7 कलर का बना होता है, इसको सेपरेट करने का जो मेथड होता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। एक प्रिज्म रख दोगे तो लाइट क्या होगी, व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में बदल जाएगी, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे है, डिस्पर्शन लाइट प्रिज्म से हो सकता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को। कौन सी डायरेक्शन में रेनबो जो है उसको वो मिलेगा 12 बजे, 12 बजे दोपहर में रेनबो कहां मिलेगा, तो 12 बजे दोपहर में रेनबो नहीं मिलेगा। रेनबो के लिए एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आप ऐसे खड़े हैं, है ना, शाहरुख खान की तरह बाएं फैला के, और ये आपके नाक है, ये आपका बाल है, और ये आपकी आंखें हैं, ये आपका मुंह है, मुंह चिहाड़ के आप देख रहे हैं, है ना, और ये आपका क्या है, यहां पे आपका रेनबो बन रहा है ना, रेनबो का मजा उठा रहे हैं। रेनबो बनने के लिए अगर आपके आंखों के सामने रेनबो बन रही है, इसका मतलब क्या है कि सन आपके पीठ पास होना चाहिए, सन जो है आपके पीठ की तरफ होना चाहिए, ना कि आपके सामने। अगर सन आपकी पीठ की तरफ होगा और थोड़ा लो होगा, लैटिट्यूड भी लो होगा, सन का जो लेवल होगा वो भी लो होगा, तभी रेनबो फॉर्मेशन होता है। सन आपके माथे के ऊपर रहेगा तो रेनबो कभी नहीं बनेगा, है ना। आपके पीठ के पीछे सन होना चाहिए और लो लेवल पे होना चाहिए, मतलब सनसेट का टाइम होना चाहिए, तभी क्या होगा, रेनबो बन सकता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस, किस टाइप ऑफ लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, आपने देखा होगा बचपन में, है ना, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, तो उसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का। क्लियर है। उसके बाद अगर पूछेगा तो
अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि आपको दूर की चीजें दिखती हैं, सामने की नहीं दिखती हैं। लॉन्ग साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब है आपको दूर की चीज दिखती है, सामने की नहीं दिखती है। तो क्या हो जाएगा, आप कन्वेक्स लेंस का यूज करोगे तो सामने की चीज दिखने लगेगी। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है ना। देखिए मिरर और लेंस में ना यही फर्क होता है। कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, लेकिन कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, है ना। तो अगर आपको सामने की चीज नहीं दिख रही है तो आप कन्वेक्स लेंस का यूज करोगे, ठीक है। रीडिंग ग्लासेस जो होती है, जो पढ़ने वाली ग्लास होती है, वो कन्वेक्स ग्लास की बनी होती है, कन्वेक्स ग्लास की। ओके, रीडिंग ग्लासेस जो होती है, लेंसेज होती है, वो कन्वेक्स ग्लास की बनी होती है। ओके, और कोई भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो मान लो आंख है, तो आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तब आपकी आई हेल्दी रहती है। और पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायप्टर में मेजर करते हैं। और लेंस इफ द लेंस पावर ऑफ अ ग्लास, अगर हम बात करते हैं किसी ग्लास का जो लेंस का पावर है वो प्लस 2 डायप्टर है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट जो होता है आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स। द इमेज विल बी बेसिकली, हॉर्स जो होगा वो लेस ब्राइटनेस का होगा, ठीक है, अगर ब्लैक पेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग। और मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सामने का नहीं दिखता है, सामने का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, सामने का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो क्या यूज करेंगे? कनकेव लेंस, उल्टा, ठीक है। लाइट ईयर मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है लाइट ईयर। और दो प्लेन मिरर अगर बार्बर के शॉप में लगे हैं तो पैरेलल लगते हैं, एक आगे एक पीछे, आपको पता ही होगा। और विजिलेंस मिरर मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है कि हमारे जो ट्रैफिक वगैरह होते हैं ना, वहां पे विजिलेंस मिरर लगा होता है ना। और आप देखोगे कि शोरूम में भी विजिलेंस मिरर होता है। वो मिरर क्या होता है? वो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है? छोटा मिरर बड़े से एरिया को कवर करता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं जहां पे भी हमें सर्वेलेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आज से फिजिक्स करेंगे यार, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज से फिजिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। देखो टेम्परेचर पॉइंट जहां पे सॉलिड लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट अगर आ जाए जहां पे सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, तीनों के तीनों साथ में, मतलब साथ में जो है अवेलेबल हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट, है ना। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ये फॉर्मूला एकदम रट जाइएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको टेम्परेचर को चेंज करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके चेंज कर सकते हैं। तीनों का रिलेशन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो पॉज करके ले लेना, है ना। देखो तो कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है -40 पे सेम होता है। अगर आप चाहें तो आप उस मेथड से, उस फॉर्मूला से प्रूव करके देख सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है सेल्सियस के लिए कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल कैलकुलेट कर लोगे सेम मेथड से, है ना। कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेम चेंज करने को दिया हुआ है। अगर विंटर में, ठंडी के समय पे अगर आप लकड़ी के तख्ते को छूते हो और एक आयरन रोड को छूते हो, तो दोनों में आपको आयरन रोड ठंडा मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो आयरन जो है वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। आयरन क्या है? हीट का अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए वो ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं तो नाइट में, रात के समय पे क्या होता है? स्ट्रांग हवाएं चलती हैं, स्ट्रांग विंड चलती है। ड्यू इज नॉट फाउंड, ड्यू नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि रेट ऑफ एवपोरेशन बहुत फास्ट होता है। रात में क्या होता है? रेट ऑफ एवपोरेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सी ब्रीज जो है वो डे में चलती है और लैंड ब्रीज जो है वो रात में चलती है। जिधर से हवा आती है उधर की ब्रीज होती है। सुबह में सी से हवा आती है, इसलिए सी ब्रीज बोलते हैं। रात में क्या होता है? रात में लैंड से हवा आती है, इसलिए इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। कोस्टल एरियाज में आपकी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो कूलिंग, जो एसी में कूलिंग होती है वो कंप्रेस्ड गैस के रिलीज से होती है, कंप्रेस्ड गैस के रिलीज से होती है। फैन जो है, फैन से हमें क्या होता है? फैन से हमें मतलब कि कंफर्ट मिलता है गर्म वेदर में, गर्मी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवर पर्सिपरेशन एवापोरेट्स क्विकली। हमारा जो पर्सिपरेशन होता है वो क्या होता है? तुरंत एवापोरेट करता है फैन की ठंडी हवा से। फूड गेट क्विक फास्टर, अगर खाना जो है जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि वाटर जो है
वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल करना स्टार्ट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम क्या करते हैं, हम आपके खाना कुक करते हैं किसमें, प्रेशर कुकर में, ठीक है। और टेम्परेचर क्या और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं तो ओपनिंग द डोर, ओके, ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम। अगर आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोल के रख दोगे तो क्या होगा, आपका रूम गर्म हो जाएगा, है ना, रूम गर्म हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जब हम हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, हमारा प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो खाना बनने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा तेल भी खर्चा होता है खाना बनाने में। ओके, ये तो हमने बात कर ली। अगर हम रेफ्रिजरेटर के डोर को खुला छोड़ दे, ओके, कुछ घंटे के लिए, तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा रूम। और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है, स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है, दैट हैज द अपीयरेंस एंड द टेस्ट ऑफ एज दैट ऑफ शुगर, वो शुगर की तरह टेस्ट करता है बट एक्चुअली इट इज नॉट शुगर, ओके। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंड रिमेन स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, सुक्रालोस, सुक्रालोस। एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उसको बोलते हैं एस्पार्टेम, एस्पार्टेम आपका जो शुगर फ्री होता है ना, उसमें एस्पार्टेम होता है, एंड इट इज कैंसर कॉजिंग। इससे क्या होता है, इससे कैंसर होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आई थी, मैं नहीं बोलता, रिपोर्ट बोलती है। स्टीम इंजन जो होता है, स्टीम इंजन ऑपरेट करता है हीट से, ओके। अब आते हैं वेव मोशन पे, क्लियर है? अब आते हैं वेव मोशन पे। म्यूट नहीं ना है, अरे चेक कर लेते हैं, चलो। तो देखते हैं वेव मोशन में क्या है। वेव मोशन क्या है, एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, एग्जांपल पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल कौन सा होता है, तो ये साउंड वेव। मैंने बताया आपको लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, तो आपका साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। कॉस्मिक रे क्या होता है, कॉस्मिक रे चार्ज पार्टिकल होता है ना, कॉस्मिक रे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, हाँ, क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो ये जो मैंने बताया था ना आपको ऐसे वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रफ, ये नीचे वाला क्या होता है, ट्रफ होता है, और इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट बोलते हैं, ओके। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक वेवलेंथ, मैंने बता दिया आपको। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है क्या, कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, बात की मैंने। और फॉलोइंग रे आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज, अगर आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन सा रे यूज करेंगे, एक्सरे को यूज करते हैं अगर कोई दिक्कत होगी इंटेस्टाइन में, तो ठीक है। और साउंड का जो श्रिलनेस है, साउंड की जो श्रिलनेस है वो डिपेंड करती है, डिटरमाइन होती है किससे, उसकी वेवलेंथ से, वेवलेंथ से। साउंड की जो, ध्यान रखिएगा, साउंड की जो लाउडनेस है, साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। और साउंड की जो पिच है, लड़कियों की जो आवाज होती है वो काफी ज्यादा मतलब काफी अजीब, मतलब अजीब नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे हमारी आवाज भारी होती है, उनकी काफी हल्की आवाज होती है ना। तो पिच जो होती है और बहुत लाउड होती है, बहुत लाउड होती है, तो पिच जो है डिपेंड करता है उनके फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो लड़कियों की आवाज जो है ऐसी होती है क्योंकि उनकी पिच हाई होती है, हाई पिच होती है ना, हाई पिच होती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल, 100 डेसिबल का जो नॉइज लेवल होता है वुड करस्पॉन्ड टू नॉइज फ्रॉम अ मशीन शॉप, अगर मशीन शॉप से नॉइज आएगी तो वो 100 डेसिबल तक ही आती है। ऑडियोमीटर मेजर करता है इंटेंसिटी, है ना, साउंड की इंटेंसिटी को कौन मेजर करता है, ऑडियोमीटर। मॉडर्न टेलीफोन जो है वो रेडियो वेव को इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। टाइम इज मेजर्ड इन, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। और कैट का जो लिसनिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ह्यूमन का कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारा होता है लिसनिंग का, है ना, जिसको 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, है ना। और कैट की क्या होती है, कैट की 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक की हियरिंग पावर होती है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना कि 20 हर्ट्ज से कोई साउंड अगर कम है, फ्रीक्वेंसी उससे कम है, तो इसको बोलेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। और अगर 20,000 हर्ट्ज से कोई साउंड ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है।
तो ये समझ जाइए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अगर हम बात करते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो एयर में कितनी होती है, तो 330 मीटर पर सेकंड होती है एयर में। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, एयर में कितना होता है 330 मीटर पर सेकंड। फॉलोइंग वेव आर यूज टू नो ग्रोथ ऑफ फीटस इन वूम। वूम में जब फीटस ग्रो करता है तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव से हम लोग पता लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक यूज करके, है ना। व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर एक साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे लाइट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, साउंड में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। करंट में मैंने आपको बताया है एमीटर यूज करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं मेजर करने के लिए। और करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है ना। और बल्ब जो है, पावर को हम लोग मेजर करते हैं वॉट में। तो बल्ब जो है, बल्ब एक 100 वॉट का बल्ब है जो 10 घंटे जलता है। 100 वॉट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो कितना खर्चा आएगा, 1000 ओके वॉट आवर। 1000 वॉट आवर मतलब क्या है, एक यूनिट खर्चा आएगा। ठीक है, एक यूनिट क्या आएगा, एक यूनिट खर्चा आएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर इज 1.403 किलो ओम, एंड एक रेजिस्टर का जो दिया हुआ है वैल्यू वो 2.0 किलो ओम है। तो पूछा गया है अदर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो ये 4.7 होगा। कैसे निकलते हैं, देखो जब भी बात करेगा पैरेलल की ना, तो पैरेलल का मतलब होता है 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब मैं आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाता हूं कि एक्चुअली में इसका वैल्यू कैसे आता है। देखिए क्या बोला गया है कि आपका, पहले तो देखो कि 1 किलो ओम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 10⁻³ ओम होता है। मतलब 1000 ओम, 1000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम होता है। ओके, तो अगर यहां बोला है कि 1.403 किलो ओम बोला है, इसका मतलब क्या है कि कितना है, 1403 ओम है ना। और बोला है 2 किलो ओम, एक बोला है 2 किलो ओम, है ना। इसका मतलब कितना हो गया, 2000 ओम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको जगह लेके दिखाता हूं इसको, है ना। कहां पे सॉल्व करूं, यहां सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाऊंगा क्योंकि जगह मेरे पास कम है, पर आप समझ जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1403 1/r, ओके, इज इक्वल टू 1/2000 प्लस 1/r2, r2 फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/1403 माइनस 1/2000 इज इक्वल टू 1/r2। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस 1403, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में 1403 मल्टीप्लाई बाई 2000। ठीक है, हमने दोनों क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया और दोनों के ऊपर में हमने ये कर दिया। ओके, और इज इक्वल टू 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू 1/r2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 597 आएगा, 597। ओके, और डिवाइडेड बाई इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको रख देते हैं ए, इसको बी, है ना, तो ए बी कर देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 1/r2 हो गया। ठीक है, काफी डिफिकल्ट है ना। अब देखो अब क्या होगा, यहां आते हैं, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 को हम लोग R2 को ऊपर ले आएंगे। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन 597। ठीक, अब ए बी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2806000। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर में, और 597 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4700.16 आएगा। ये आपका ओम में आया है, इसको किलो ओम में करेंगे तो कितना आएगा, 4.7 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर आएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या होता है। देखो डायनेमो जो होता है, डायनेमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टरबाइन एंड डायनेमो जो है उसको यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, टरबाइन को भी और डायनेमो को भी।
जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ओके, कन्वर्टेड इनटू मोशन, देयर इज नो हीट लॉस, हीट का कोई लॉस नहीं होता जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फैराडे का कांस्टेंट क्या बोलता है, फैराडे कांस्टेंट बोलता है, फैराडे कांस्टेंट क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है फैराडे का कांस्टेंट। और फिलामेंट देखो क्या होता है कि जो बल्ब होता है ना दोस्त, बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर ना ऐसे करके दो वायर लगी होती है और ऐसे करके एक कॉइल लगा होता है, ये होता है टंगस्टन का, ये होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसमें टंगस्टन यूज करते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट टंगस्टन का होता है। प्रिंसिपल जो फ्यूज का होता है वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन ट्यूब, व्हाइट लाइट को ट्यूब में कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करके। लाइट जो है डिपेंड करती है ट्यूबलाइट में, सॉलिड मेटल जो ट्यूब है, ट्यूब में है, उसके कारण लाइट डिपेंड करती है उस पे। और स्पीड ऑफ फैन किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ फैन डिपेंड करता है उसका वोल्टेज कितना है ना, वोल्टेज कितना है। द लीड इज यू लेड इज यूज्ड इन, लेड को हम लोग इलेक्ट्रिक केबल में यूज करते हैं। हाई वोल्टेज ग्रिड जो है इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू लेस लॉस ऑफ एनर्जी। हाई वोल्टेज ग्रिड को यूज करता है ताकि एनर्जी का लॉस क्या हो, कम हो। और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, एक कंडक्टर को चार्ज करने का दूसरे चार्ज कंडक्टर से, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो यार ऐसा है ना कि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor the potential variation occurs along it। क्योंकि किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल में भी चेंज आता है, यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल का भी चेंज आएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर जीरो परमिएबिलिटी, बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होता सुपर कंडक्टर, ओके, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अगर हम हीट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का वो घट जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर बोल रहा है, सेमीकंडक्टर का को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। और कॉपर, जर्मेनियम और ग्राफाइट, सिल्वर में इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेमीकंडक्टर है, तो आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, ये सेमीकंडक्टर होता है। फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स पे। देखिए एनर्जी ऑफ सन जो है, एनर्जी सन में क्या होता है, सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम का। एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था, उसमें किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है अलग होना। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो किस पे है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे है। अगर इसी में पूछ देगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस पे है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है किस पे बेस्ड है, तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो सन में होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद मान लो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, बता दिया मैंने, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो आप यूरेनियम को यूज करोगे, यूरेनियम को, है ना। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट करता है अल्फा रे, बीटा रे या गामा रे, तो सारे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेगा वो आपका अल्फा, बीटा, गामा तीनों रेस को क्या करेगा, एमिट करेगा, मतलब रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, उसमें फ्यूजन प्रोसेस होता है। और पोखरण टू टेस्ट जो है वो मई 11 1998 में किया गया था, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया है, इजराइल ने। ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर से आएगा ये आपका। बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्टन, ये सब क्या है, लैंग्वेज, ये सब इसमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है, तो फास्ट क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता है। और जी जो 2G में जी होता है उसको क्या बोलते हैं, वो जनरेशन होता है सेकेंड जनरेशन, है ना। फिर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस में हम बात करते हैं पहली बार चांद पे कौन गया, नील आर्मस्ट्रांग। इनसैट 2A लॉन्च किसने किया, जुलाई 10 1992 में इनसैट 2A लॉन्च हुआ था, जुलाई 10 1992 में। और जुलाई 2019 में क्या हुआ, स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ था, कौन से स्टेट से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, है ना। इसरो CNES जो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, एक जॉइंट, उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, है ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस में आता है, डिफेंस में क्या है,
इंडिया का पहला इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? रुद्रम। ओके, पहला इंडिजिनियस जो इंडिया में बना हुआ है, रुद्रम। अग्नि क्या है? अग्नि एक मिसाइल है जो इंडिया ने डेवलप की है, अग्नि। इसके 5 वेरिएशन आ चुके हैं, अग्नि 5 तक। फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राइफल फाइटर जेट किसने सप्लाई किया? कौन सी फ्रेंच कंपनी ने? डसॉल्ट एविएशन ने सप्लाई किया है। ओके, ये उसी टाइम का सब करंट अफेयर क्वेश्चन है ना, इस सब में, डिफेंस वगैरह में। नेक्स्ट साइंटिस्ट इनोवेशन देखिए, रडार को रॉबर्ट वॉटसन ने जो इन्वेंट किया है, रडार को। रेडियम पूछेगा तो रेडियम को मैडम क्यूरी ने रेडियम को जो है डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उनको वो फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और सीवी रमन ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1930 में फॉर रमन इफेक्ट। ठीक है, नेशनल साइंस डे। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री कहां पे है? अंटार्कटिका में है। अब ये बंद हो चुकी है, मतलब ये एक्टिव नहीं है, इसकी सर्विस खत्म हो चुकी है। मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है एक कंपास में। और नागासाकी में जो नागासाकी जापान में जो बम गिरा था, उसमें प्लूटोनियम को यूज किया था, प्लूटोनियम को, है ना। और मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा? फोटोवोल्टाइक सेल होता है। एटॉमिक और ऑटोमेटिक कार में पेट्रोल यूज करते हैं हम लोग। और ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर है, वाटर वेपर है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। ग्रीन हाउस गैस में ये सब होता है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट साइंस की क्लास थी, और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।